बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। शोहदाए लसवेला के खिलाफ घिनौनी और बेहिस सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। FIA साइबर विंग की सरबराही में बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम में सिविल और अस्करी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। तहकीकात में एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलविस निकले। इस मुहिम में कुछ भारतीय अकाउंट्स भी मुलविस निकले हैं। मुहिम ऐसे वक्त में शुरू की गई जब कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर गमज़दा थी। गैर अखलाकी साजिश से इदारों, शोहदा और उनके लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमकपाशी की गई। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद अजीम साहब। खालिद अजीम साहब, ये जो अब इंकशाफात सामने आ रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। सियासी जमात भी इसमें मुलविस निकली है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो ये कंपेन चलाने वाले हैं वो भी इस बात का, जब उनसे रिकॉर्ड कोई चीज बात कही जाए तो वो इसकी मजम्मत करते हैं। इसका मतलब है कि इसके काबिल मजम्मत होने के हवाले से या इसकी एक मुल्क दुश्मन कंपेन होने के हवाले से किसी किस्म को कोई शुबा बाकी नहीं रहता। अब रही ये बात कि वो लोग जो है वो जिस बंदों से तो ये सारा कुछ कर रहे थे, उनका ख्याल ये था कि उनको कोई गिरफ्त में नहीं ला सकता। यहाँ जहाँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया हुआ है, वहाँ लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उसके जो है वो सुराग चलते हैं और उनको पकड़ना, उनको ट्रेस आउट करना कोई इतना मुश्किल मामला नहीं होता। यही कुछ हुआ है। और हमारे सामने की बात करें कि बहुत से लोग जो है उन्होंने अपने एतराफी बयानात भी रिकॉर्ड करवाए हैं और उन्होंने उससे माजूद किया और उन्होंने कहा कि वो मिसगाइड हो गए थे और साथ साथ उन्होंने निशानदेही भी की कि वो किन के कहने पे, किन की तस्वीरों से मुतासर होते, किन के प्रोग्रामों से मुतासर होते और या किन की सोशल मीडिया कंपेन से मुतासर होते उन्होंने इस कंपेन का वो हिस्सा बने। तो अब ये बहुत चीज वाज़ेह हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि ये खाली सुराग लगाना काफी नहीं है। तो जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अपनी सफाई का मौका यकीनी दिया जाना चाहिए, वो उनका राइट है। लेकिन अगर वो इस बात के मुलजिम ठहरते हैं और हमारा पाकिस्तान में जो बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉ है साइबर क्राइम के हवाले से, अगर वो इस पर गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ इस बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं समझता हूँ कि हम अपनी जड़ें खुद खोखली कर रहे हैं और सिर्फ मैं इतना है कि हमारा कोई सियासी मकसद जो है वो अगर पूरा नहीं होता या हमारे सियासी अहसास पूरे नहीं होते तो हम कौमी इदारे जो है उनको निशाना बनाना शुरू कर दें। इसके हवाले से मेरा ख्याल है कोई बंदा भी इसको प्लीड नहीं कर सकता। लेकिन जब तक किसी को इस बारे में आप तालीम उसके खिलाफ नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, तो उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर वो खामोशी से जो है वो उस चीज को हटा भी दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि पीछे नहीं गलती से हो गया। या फिर बहुत बड़ा काम ये करते हैं कि वो अपने मुखालफिन को कहते हैं कि उन्होंने किया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जो है मैं ये समझता हूँ इनका रास्ता रोकने की जरूरत है। लोगों को अगर इस मामले में सजाओं का जिम्मेदार मुख्य ठहराया जाएगा तो फिर उसके बाद जाके बहुत इस बात का है कि ये रास्ता रुक जाए। अच्छा खालिद साहब, आप क्या समझते हैं माजी की बनिस्बत हाल में किसी भी प्रोपेगेंडे के लिए, कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बड़ा आसान है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और सोशल मीडिया पर इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बड़ी कॉमनली कोई भी आम आदमी, कोई भी आम सारिफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है। इस सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए क्या समझते हैं, क्या इक़दाम होने चाहिए? जी आप देखें, इसमें लागत कोई नहीं आती। आपके पास सिर्फ मोबाइल होना काफी है, एक अकाउंट होना आपका काफी है। उसके बाद आप दूध पीछे उस पर रखो यादव जो है वो भरते रहे। इससे कि जब तक कोई कानून हरकत में न आए और आप अगर कोई जो है वो मुल्क की सलामती के हवाले से कोई किस्म की चीज करते हैं या अखलाकियात के हवाले से कोई ऐसी चीज करते हैं तो उस वक्त तक आपका कोई रास्ता कहीं रुकता नहीं है। आप बेमुहावा जो भी चाहे बोल के चले जाते हैं। लेकिन अगर ये मामला जो है वो कौमी सलामती का, मुल्की इदारों की साख का, मुल्की इदारों के इज्जत का, एहतराम का हो तो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी को कोई ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए, दुनिया का कहीं पे भी कोई कानून, मैं पहले बहुत बड़ा हवाला दे चुका हूँ कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके भी आर्टिकल में जो आज़ादी ज़ाहिर राय है उसके ऊपर राइटर्स लगे हुए हैं, उसमें कब्रन लगी हुई है कि ये फला जगह जो है वो आज़ादी ज़ाहिर राय के नाम पर आप अटैक नहीं कर सकते। तो इसमें जब कवानीन मौजूद हैं और कवानीन से हट के आप कोई बात नहीं कर रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि उन इदारों को हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मुश्किल ये है
کہ عام طور پہ جو ہے وہ کارروائیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ پولیٹیکل ویو جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے اور نشانہ بنایا بھی جاتا ہے، یا عدلیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو کھلے عام نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک نہیں رک سکتی جب تک واقعی کوئی ایسی کارروائی نہ ہو جس سے لوگ عبرت پکڑیں. اور ان کو جب پوچھا ہے کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ درمیان سے نکل آئے گا یا پاپولر ویو کے ذریعے ہمارے خلاف ہونے والی ہر کارروائی جو اس کو رکوانے کے لیے کمپلین کر سکتی ہے، تو پھر تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے. اس میں بہت ضرور کی خبر کی ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف اگر آپ کے پاس ٹھوس شواہد ہیں. اور اس کے بعد خالد عظیم صاحب ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو معاملے کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں، شہداء کا معاملہ ہے. ان کے خاندانوں پر کیا گزرتی ہوگی جب سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں دیکھتے ہوں گے. نعیم حنیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. نعیم، اب چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے یہ معاملہ اچھالا گیا اس میں ایک سیاسی جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں، انویسٹیگیشن یہ بتا رہی ہے، تو اب اس پر کس قسم کی کارروائی ہونی چاہیے، نشاندہی ہونے کے بعد کس قسم کی سزا دینی چاہیے اور سوشل میڈیا کو خاص کر کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو سزا اور جزا کا معاملہ ہے یہ نہ تو میری خواہش سے ہونا ہے اور نہ ہی خالد صاحب کی یا آپ کی خواہش سے ہونا ہے. بالکل اس سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو نہیں سکتا. اور ہم بار بار سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ ہے. یہ جو جتنے لوگ اب تک منظر عام پہ آئے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے اور اب تک کی تحقیقات میں جتنے لوگ ملوث پائے گئے ہیں ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنوں کی ہے جو سالہ سال سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کہوں گا اس میں یہ شامل ہیں. اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیڈ ہیں، جن کو سرکاری خزانے سے جو ہیں وہ تنخواہیں بھی دیتی. لیکن نعیم حنیف، اب تو سرکاری عہدے بھی مل رہے ہیں، صرف تنخواہیں اور مراد نہیں، اب تو سرکاری عہدے بھی مل رہے ہیں. جی بالکل، ڈاکٹر رسلان کی طرف ہے، ان کو عہدہ بھی دیا گیا. سابق خاتون اول کی ان کے ساتھ آڈیو بھی منظر عام پر آئی. تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنا ایک سنگین نوعیت کا یہ جرم ہے اور پوری قوم بڑی تکلیف میں تھی، ہم غم زدہ تھے. اور ایسے موقع پر اس طرح کی سازش کی گئی اور اس طرح سے نمک چھڑکا گیا ان شہداء کے جو فیملیز ہیں اور جو وہ ہمارے شہداء ہیں، وہ پوری قوم کے شہداء ہیں، افواج پاکستان کے شہداء ہیں. اور ابھی جو بہت بڑا ایک تاریخی جلسہ، تاریخی خطاب، 1 گھنٹے سے زائد کی تقریر اور بھاشن دیا گیا، اس میں بالکل چیئرمین پی ٹی آئی نے مذمت نہیں کی ایسے عناصر کی، ایسے افراد کی، ایسے لوگوں کی جنہوں نے جو ہے وہ یہ سازش کی، جنہوں نے نمک پاشی کی ان نوازشین کے زخموں پر اور جنہوں نے تذہیب کی شہداء کی. بالکل عمران خان صاحب نے ہاکی اسٹیڈیم لاہور والے 13 اگست کی رات جو انہوں نے جلسہ کیا، جہاں انہوں نے جو ہے بہت سی فوٹیجز چلائی، بہت سے لوگوں کو آئینہ دکھایا، ان کے چہرے ان کو دکھائے. اور کاش اس وقت وہ اعتراف کرتے اور مذمت کرتے. انہوں نے شہباز گل کی گفتگو کی مذمت تک نہیں کی. شہباز گل اچھا نعیم صاحب، آپ کی گفتگو سے ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے. آپ نے بتایا کہ جو پکڑے گئے افراد ہیں زیادہ تر کا تعلق پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ سے ہے. دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس غیر اخلاقی مہم میں کچھ بھارتی اکاؤنٹس بھی ملوث تھے. اب یہ جو اشارہ مل رہا ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملات سے کافی آگے جا رہا ہے. بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال اخذ ہو رہی ہے اس سے. دیکھیے، چیئرمین پی ٹی آئی کی بھارت میں بڑی فین فالوئنگ ہے، بڑے ان کے عاشق وہاں بھی بیٹھے ہیں، وہاں سے فنڈز آتے رہے، وہاں سے فنڈ ریزنگ ہوتی رہی. پوری دنیا میں جو بھارتی پرموٹر ہیں وہ ان کے چیریٹی شوز جو ہے وہ منعقد کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے عامر خان جو ہیں وہ بھارتی اسٹار ہیں، وہ آئے یہاں پر ان کی فنڈ ریزنگ کے لیے. دلیر سنگھ میڈی جو اس وقت ہیومن سمگلنگ کے کیس میں بھارت کی جیل میں قید کاٹ رہے ہیں، وہ چیریٹی کرتے رہے، وہ فنڈ ریزنگ کرتے رہے عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے ہاسپٹل کے لیے. تو بھارت سے تو بڑے گہرے مراسم رہے ماضی میں. فین فالوئنگ ہے، وہ ہیرو ہیں. بھارت کے بہت سے جو کرکٹ لورز ہیں ان کے تو بالکل اکاؤنٹ وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. اب یہ اداروں کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہیں اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا گناؤنا جرم ہے اور جو اس کی سزا متعین ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے مطابق سزائیں بھی ملنی چاہیے. اور صرف
इन किरदारों को सजाएं नहीं मिलनी चाहिए। इनके पीछे जो हाथ हैं, इनके पीछे वो जो लोग हैं, इनके पीछे वो जो कड़ियां बनी गाला तक मिल चुकी हैं, जो मेरी इतलात है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, शहबाज गिल साहब को जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तहकीकाती एक कमेटी बनाई गई मुख्तलिफ इदारों की, और जब वो कमेटी फाल की जा रही थी उस वक्त तक तमाम चीजें अयां हो चुकी थी। 60 से 70% तक इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब सिर्फ ये है कि एक सबक देने के लिए, एक आइंदा ऐसी घिनौनी साजिशों से बचने के लिए और ऐसी हरकत की रोकथाम के लिए, और इदारों को और हमारे शोहदा की जो फैमिलीज हैं उनको उस कर्ज से और इस तरह की तज़ीक़ से बचाने के लिए बिल्कुल इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म की किसी भी सरगर्मी में मुलविस होने से पहले लोगों को इबरत हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और नईम हनीफ साहब मौजूद थे। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। विफाकी काबीना ने शहबाज गिल के रिमार्क्स पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे इमरान खान की जुबान करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इत्तेहादी वज़रा का कहना था कि इस फैसले से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। आलमी सतह पर कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को पहुँचना चाहिए। मज़ीद बात करते हैं, समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान बताइए, वफाकी काबीना के इजलास का क्या अहवाल है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वफाकी काबीना के इजलास में नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के क़याम की मंजूरी का मामला मौखर किया गया। इस्तेमाल की कीमतों में रद्द-ए-बदल से मुताल्लिक़ जो एजेंडा आइटम था वो भी मौखर कर दिया गया। वज़ारत मौसमाती तब्दीली ने वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी है और वफाकी काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक की, इसी तरह CCLC के फैसले की भी तौसीक कर दी गई है। वफाकी काबीना ने मुल्क की मजबूरी सूरत हाल पर मुशावरत करते हुए शहबाज गिल के रिमार्क्स पर तशवीश का इजहार किया और काबीना के सुल्तान ने शहबाज गिल की गुफ्तगू को इमरान खान की ज़बान करार दिया। शुल्तान राय का इजहार किया कि मुल्क से इदारों के खिलाफ मुहिम जोई का मुतामिल नहीं हो सकता और इदारों में तकसीम डालने वाले किसी सूरत भी मुल्क से मुख्तलिफ नहीं हो सकते। इसी तरह मुल्क की माशी सूरत हाल का भी तफसील से जायजा लिया गया और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसमें अवाम में तशवीश का ये बाइस बनेगा। इत्तेहादी वज़रा का ऐसा मौक़िफ़ था और आलमी सतह पर कीमतों में कमी का फ़ायदा जो आम तक पहुँचना चाहिए ये भी तजवीज़ दी गई और आबी वसाइल की जानिब से मौसमियाती और जो तब्दीलियाँ हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई और ये तजवीज़ किया गया है कि हमारे सिस्टम में पानी कम रह गया, लिहाजा बड़े डैम की बजाय छोटे डैम जो हैं उनको तरजीह दी जानी चाहिए। इसी तरह जो है वो ये भी कहा गया कि पाकिस्तान 2025 तक खुशहाली का शिकार हो जाएगा, इसलिए बर वक्त इक़दाम लेने की जरूरत है। एक मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वफाकी काबीना को पेश की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और शहबाज गिल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का केस सेशन कोर्ट को भिजवा दिया है। मातहत अदालत को दरख्वास्त दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसले का हुक्म दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया कि सेशन जज एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार नहीं दे सकते। सोहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। शहबाज गिल केस में हुकूमती टीम की कानूनी महाज पर अहम कामयाबी। गिरफ्तार PTI रहनुमा के दोबारा जिस्मानी रिमांड की गुंजाइश फिर निकल आई। हाई कोर्ट ने रिमांड मुस्तरद होने के खिलाफ एडवोकेट जनरल की दोबारा जायजे की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देने का मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। एडिशनल सेशन जज को दोबारा दरखास्त सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडवोकेट जनरल जहांगीर जदौन की दरखास्त पर समाअत की। शहबाज गिल की जानिब से फैसल चौधरी और शोएब शाहीन एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये ठीक है कि शहबाज गिल एक सियासी शख्सियत हैं, लेकिन इस अदालत के लिए ये बात अहम नहीं, सिर्फ कानूनी पहलू देखे जाएंगे। दौरान समाअत अदालत ने वकला को भी सियासी बात करने से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने PTI वकला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, इस केस में एक शख्स की आज़ादी दांव पर लगी है, उसे सियासी सरकस न बनाएं, सिर्फ कानूनी बात करें। अदालत ने मामला दोबारा मेरिट पर देखकर फैसला करने के लिए सेशन कोर्ट को भिजवा दिया। हिदायत की कि आज ही फरीकैन वहाँ पेश हों। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इंसाफ और शफाफियत का राग अलापने वाले इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में तोशा खाना से 8 लाख रुपए के तोहफे मुफ्त ही रख लिए। करोड़ों रुपए की कीमती घड़ियों और लाखों रुपए वाली अंगूठियों की भी इंतहाई मामूली अदायगी की गई। PTI हुकूमत के इब्तदाई 6 माह में 10 करोड़ रुपए मालियत के तोहफे सिर्फ 20% कीमत पर रख लिए गए।
عمران خان کی نااہلی کے لیے حکومتی رہنما محسن شاہنواز رانجھا کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر توشہ خانہ ریفرنس میں چشم کشا انکشافات۔ سابق وزیر اعظم توشہ خانہ پر دل کھول کر ہاتھ صاف کرتے رہے، بیرون ملک سے ملنے والے 8 لاکھ کے تحائف مفت میں ہی رکھ لیے۔ 3,500 روپے کا ٹی سیٹ، 30,000 کا ٹیبل میٹ، 30,000 کا لاکٹ، 3,500 کی ٹیبل واچ، کارڈ ہولڈر اور پیپر ویٹ اور 30,000 کے پرفیومز اور عود کی لکڑی شامل ہے۔ 1,14,000 روپے مالیت کے مختلف قسم کے گلدانوں اور 1,11,000 روپے مالیت کے 6 وال ہینگنگز کی بھی کوئی قیمت ادا نہیں کی۔ 2,18,000 روپے قیمت والے 12 ڈیکوریشن پیسز کی بھی ایک پائی نہ دی۔ توشہ خانہ سے مفت اٹھائے گئے سامان میں 1,33,000 روپے مالیت کے 6 قالین بھی شامل ہیں، 5,000 کے 2 خطاطی کے فن پارے، ٹرک کا ماڈل، 20,000 کا لاکٹ اور 5,000 کا لیڈیز بیگ بھی مفت ہڑپ لیا۔ 20,000 روپے مالیت کے خانہ کعبہ کے ماڈل، 6,000 کے بیت اللہ کی چابی کے ماڈل، 25,000 مالیت کا مکہ کلاک ٹاور ماڈل کے علاوہ کھجوروں، 2 جائے نماز، 2 تسبیح اور 6 بوتل شہد پر مشتمل 2 صندوقوں کی بھی کوئی قیمت ادا نہ کی گئی، جن کی مالیت 29,700 روپے ہے۔ 7,500 روپے مالیت کے سری لنکا سے آئے قیمتی پتھر اور تسبیح، 27,000 کا شطرنج بورڈ اور 22,000 روپے کا نادر پیالہ بھی بغیر ادائیگی حاصل کر لیا۔ عمران خان نے 14 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے تحائف کے بدلے صرف 3 کروڑ 81 لاکھ ادائیگی کی۔ قیمتی گھڑیوں، پرفیومز، مردانہ اور زنانہ کپڑوں، زیورات اور دیگر تحائف سے بھرے 3 کروڑ 10 لاکھ 69,400 روپے مالیت کے 6 صندوقوں کے صرف 1 کروڑ 54 لاکھ 91,450 روپے ادا کیے گئے۔ ان تحائف میں سے ایک عمران خان جبکہ باقی تمام سابق خاتون اول بشرا بی بی کو دیے گئے۔ 8.5 کروڑ روپے کی گراف گھڑی صرف 1 کروڑ 70 لاکھ، 15 لاکھ کی رولیکس گھڑی 2,49,000 میں ہتھیا لی گئی، 56 لاکھ کے کف لنکس، 15 لاکھ کا پین اور 87 لاکھ کی انگوٹھی کی صرف 20% ادائیگی کی گئی۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے 38 لاکھ روپے والی رولیکس گھڑی کے صرف 7,54,000، 19 لاکھ کی گھڑی کے 9,35,000 ادا کیے۔ اسی طرح 17,27,000 روپے کی رولیکس گھڑیاں، آئی فون، مردانہ کپڑے، قیمتی پرفیوم اور والیٹس کے صرف 3,58,600 ادا کیے گئے۔ عمران خان نے 32,000 روپے کا قالین صرف 1,000 روپے، 1,10,000 مالیت والا ڈنر سیٹ 40,000، جبکہ 1,20,000 مالیت کا ایک ڈنر سیٹ اور کف لنکس کی جوڑی صرف 45,000 میں رکھ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ جمعرات کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے استدعا کی کہ عدالت الیکشن کمیشن کو پابند کرے کہ جاری کردہ شو کاز کی حد تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے شو کاز سمیت سٹے آرڈر کا معاملہ لارجر بینچ ہی دیکھے گا۔ عدالت نے کیس لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی۔ اور پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کہتی ہیں کہ ایف آئی اے عمران خان سے 1996 سے 2022 تک کے تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ رہا ہے، یہ اس کا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا۔ شہباز گل نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ایف آئی اے نے جو خط بھیجا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کہ آپ اپنے 1996 سے 2022 تک سارے اکاؤنٹس پیش کریں، تو ایف آئی اے کی تو ویسے بھی جورسڈکشن نہیں بنتی۔ آپ ساری پارٹیز کی فنڈز اکٹھے دکھائیں اور کہتے ہیں ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے، یہ اسی قسم کا جھوٹ ہے جو انہوں نے بولا جب انہوں نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو فورن نیشنل ڈکلیئر کیا۔ شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اگر اس کے بیان میں کچھ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون اپنا پروسیس کریں۔ قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے اور پھر وہ رو رہی ہے مریم ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا۔ ہم نے امریکہ کو اکیوز کیا ہے کہ وہ انٹرفیئر کر رہے تھے اور انہوں نے سازش کی ہٹانے کی۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ امریکہ کے سفیر کو ملک سے نکال دو، ٹھیک ہے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کا قانون بنایا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 244 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ لائٹ ڈیزل 43 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمت 191 روپے 75 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔
मिट्टी का तेल ₹1.67 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹199.40 फी लीटर मुकर्रर की गई है। इससे कबल हुकूमत 2 मरतबा अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ दे चुकी है। मरियम नवाज का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले की तायीद से इनकार। ट्वीट में लिखा, वो आवाम के साथ खड़ी हैं। बताया, मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि मैं मजीद 1 पैसे का बोझ भी आवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं। मियां साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। बात करते हैं सीनियर रिपोर्टर संजय साधवानी साथ हैं। संजय, बताइए क्या कहा साबिक सदर ने? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हुकूमत के कर्ता दरपा है, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा जरूर है, लेकिन इस तरह के फैसलों में मुशावरत होनी चाहिए थी। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज सरकार और उनके जो वफाकी वजीर हैं उनको कहा है कि हम सब हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे और हमारी अवली तरजीह रिलीफ देना होना चाहिए, लेकिन ये पैसे पेट्रोल की कीमतों में क्यों बढ़ाए गए उस पर वजाहत मांगी और ये भी कहा है कि वजीर आजम के साथ हैं, लेकिन जल्द मुलाकात करके मुआशी टीम के बारे में उनसे बात करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या खामी है। तो जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है उसको हुक्मरान जमात की अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास जो है वो 50 से ज्यादा कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं, उन्होंने जो इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि और ये भी कहा है कि वजीर आजम से जल्द मुलाकात होगी, मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी। संजय, तफसील के लिए शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला दुरुस्त था, इससे सप्लाई नहीं टूटेगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 48 अरब डॉलर नहीं होंगे तो दुनिया से मांगने पड़ेंगे। मैं हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूं और पाबंद हूं। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूं और बिल्कुल पाबंद हूं और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूं। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फायदा होगा। आप जब बात करते हैं लोग कि हमको अपने लोगों से पैसे नहीं मांगने चाहिए, हमको खुद मुख्तारी देनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, खुद इन्हिसारी करनी चाहिए, तो भाई वो कौन सी खुद इन्हिसारी होती है कि जिसके अंदर आप लंबे लंबे पर ट्रेड डेफिसिट करते हैं, 48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करते हैं। 48 बिलियन डॉलर जब नहीं होंगे आपके पास और आपको दूसरे मुल्कों। अफसोसनाक खबर मुल्तान से, जहां जलालपुर पीरवाला में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर आपस में टकरा गए। बस को आग लग गई, 20 अफराद जान से गए, 6 अफराद जख्मी हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गहरे दुख का इजहार किया। वजीर मुवासलात ने IG मोटरवे से रिपोर्ट मांग ली है। मुकर्रम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक हादसा। नवाही इलाके जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज पर मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम हो गया। बस ने आग पकड़ ली। रात 9 बजे बस ठोकर नियाज बेग से 26 मुसाफिर लेकर कराची के लिए रवाना हुई। तकरीबन 2:30 बजे मोटरवे M5 पर बस ने ऑयल टैंकर को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 20 अफराद जहाँ बहक हुए, 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें निश्तर अस्पताल पहुंचाया गया। तकरीबन ये 5-6 घंटे का ऑपरेशन रहा है और जो ऑयल टैंकर का ड्राइवर और कंडक्टर था वो महफूज रहे हैं और 24 पैसेंजर थे जो लाहौर से कराची के लिए ड्राइवर में रवाना हुए। उनमें 2 अमले के लोग भी थे, तो इस तरह से 26 लोग और हमने 26 लोगों को ही, जिनमें से 20 जाँ बहक हुए और 6 जख्मी हुए, शिफ्ट किया। मुसाफिर बस में एक ही खानदान के 6 अफराद भी मौजूद थे, जिनमें से 4 अल्लाह को प्यारे हो गए। माँ बेटी निश्तर बर्न यूनिट में जेर इलाज हैं। 6 लोग थे और इसमें से 4 की डेथ हो गई है और 2 अभी अंदर हैं, जेर इलाज हैं। तो हम सब की दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको सेहतयाब करे। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि एक फैमिली है और 4 लोग तो ऑलरेडी जो है, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो पूरी फैमिलीज़ ही ख़त्म हो गई हैं। तो अल्लाह ताला बस लवाहिकीन को सब्र दे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने IIG मोटरवे से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। सखर में रोड़ी के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक और 32 जख्मी हो गए। तफसील साहिल जोगी की रिपोर्ट में देखिए। सखर मुल्तान मोटरवे इंटरचेंज से उतरते हुए मुसाफिर कोच का खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटकर गड्ढे में जा गिरी। मुसाफिर कोच सवात से कराची जा रही थी। सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है मोटरवे इंटरचेंज पे जो है खौफनाक हादसा हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि इनके जो है वर्षा आ जाएं तो इनको जो है ना ईदी एम्बुलेंस के जरिए वाहुकुम फैसल ईदी साहब की हिदायत पे जो है हम इनको जो है इनके गाँव तक पहुँचाएँगे। हादसे की इत्तला मिलते ही ईदी रजाकार और मोटरवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। कोच में फंसे जख्मी और लाशों को बाहर निकाला। पुलिस मजीद तो वो तहकीक करेगी, तहकीकात करेंगी कि ये हादसा जो है किसकी जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारियों का तयन किया जाएगा। लेकिन तेज़ रफ्तारी की वजह से कोच उल्टी थी और उसमें 8 अफराद जो हैं वो बदकिस्मती से जहाँ बहक हो गए हैं। जख्मी रोड़ी और सखर सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। भारत की आबी जारहियत के बाद दरियाए रावी शकरगढ़ के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे काशिफ जावेद से। काशिफ, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो भारत की तरफ से नाला ओज और दरियाए रावी में 1,71,000 से जायद क्यूसेक का रेला छोड़ा गया था, जिसकी वजह से नाला ओज और दरियाए रावी में इस वक्त तुगयानी की सूरत हाल है। और इस वक्त मैं जिस मकाम के ऊपर मौजूद हूँ ये शकरगढ़ का नवाही इलाका चंदिया वाला है, जहाँ पे जो दरियाए रावी है उसने अपना रुख कटाव के साथ आबादी की तरफ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आबादी की सैकड़ों एकड़ जो जरी अराजी है वो जेरे आब आ चुकी है। और इनकी मुश्किलात को सामने रखते हुए जिली इंतजामिया ने बरवकत कार्रवाई करते हुए इस शगाफ को पुर करने के लिए सैकड़ों की तादाद में जो बजर के ट्रक हैं वो डालना शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे काम करने वाले कारकुनों से जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि इस मुकाम के ऊपर पानी की गहराई 70 फुट से ज्यादा है, जबकि ये 300 मीटर जो शगाफ जिसके ऊपर स्पर बनेगा तो उसके बाद जो पानी का बहाव आबादी की तरफ जाने से रोका जा सकता है। यहाँ पे दरियाई रावी में पानी का बहाव 44,000 क्यूसेक फुट था, जबकि जो इस वक्त 57,000 क्यूसेक फुट नोट किया गया है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की दुनिया से खबर। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान पहला वनडे मैच जारी है। पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद कौमी टीम को सपोर्ट करने रॉटरडैम क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गई है। इस वक्त नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कादिर, बताइए क्या मनाज़िर है स्टेडियम के बाहर, किस तरह लोग एक्साइटमेंट के साथ यहाँ आ रहे हैं देखने? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रॉटरडैम क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान टीम की बैटिंग जारी है। शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो पूरे यूरोप से जो है वो इस वक्त नीदरलैंड में मौजूद हैं और रॉटरडैम क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। पाकिस्तानी परचम ज़ेब-तन किए हुए हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, ये बताएं कि कैसी फीलिंग है, आज आप आए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने, झंडा भी है और अंदर आपके सितारे भी हैं, खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है स्टेडियम आके? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी दूर से हैं तो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो पहली दफ़ा आए हैं मैच देखने के लिए। बाबर आजम को भी देखना है तो इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा, तो अच्छा मैच होगा तो हम भी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे मैच है पाकिस्तान नीदरलैंड का, पहली मरतबा हो रहा है, तो कैसा लग रहा है सर इधर आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे जर्मनी से हैं, कासल से। इंडियन है। अच्छा, आप इंडियन हैं और आप जो है वो स्पोर्ट में आए हैं, पाकिस्तान की स्पोर्ट में आए हैं। जबरदस्त जी, इंडियन है और पाकिस्तान की स्पोर्ट में है। सर आप बताएं कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा गेटअप है, पहली दफा आए हैं स्टेडियम, क्योंकि यूरोप में जो है वो मैचेस नहीं होते अक्सर क्रिकेट के। सर मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं पाकिस्तान में भी रहता था तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन बड़ी खुशी हुई है कि यूरोप में जो है पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट पुरजोश है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान जो है उसको सपोर्ट करने आए, अपने सितारों को सपोर्ट करने आए और वो पाकिस्तान जो है रॉटरडैम क्रिकेट स्टेडियम में जरूर पहला मैच जो है अपना वनडे है वो जीतेगा। कादिर ख्वाजा, शुक्रिया आपका। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।